हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ सिद्धांतों की। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इससे पहले हम पिछले वीडियो में भाषा और मातृभाषा पर चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए अब सिद्धांतों की बात करते हैं। तो पहला है हमारा अनुबंधन का सिद्धांत। ये क्या कहता है? शैशवावस्था में जब बच्चा किसी शब्द को सीखता है तो वह उसके लिए अमूर्त होता है। क्या अमूर्त होता है? कोई भी शब्द, बच्चे को कोई शब्द सिखाया, बच्चे से बोला पानी, तो सिर्फ उसने सुना, देखा नहीं, यानी पानी सुना है उसने, अमूर्त है उसके लिए, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उसके लिए क्या होता है? अमूर्त होता है। इसलिए किसी मूर्त वस्तु से उसका संबंध जोड़कर उसे शब्द सिखाया जाता है। देखिए यहाँ पर आ गया ना संबंध, यानी यहाँ पर बॉन्डिंग होती है। जो शब्द बोलेंगे और उस वस्तु को दिखाएंगे तो उन दोनों में क्या होगा? बॉन्डिंग होगी, अनुबंधन होगा उनमें, तो बच्चा सीख पाएगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर मैंने बात की, शैशवावस्था में बच्चा जब कोई नया नया शब्द सीखता है और उसको वो चीज़ दिखाई ना जाए जिसका नाम ले रहे हैं, तो बच्चे के लिए वो क्या होती है? अमूर्त होती है। लेकिन वही चीज़ बच्चे को दिखाई जाए और बोली जाए, उसका नाम बोला जाए और वो वस्तु दिखाई जाए, तो बच्चा समझ पाता है, उसमें अनुबंधन कर पाता है, उनमें संबंध जोड़ पाता है। जैसे दूध शब्द बोला, दूध शब्द बोलने के साथ साथ, दूध शब्द बोला और उसके साथ साथ उसे दूध दिखाया जाए बच्चे को। शैशवावस्था में बच्चा सीख रहा है, तो शैशवावस्था में जब बच्चा कोई नया शब्द सीखता है तो वो बच्चे के लिए क्या होता है? अमूर्त होता है। तो उस अमूर्त शब्द को मूर्त वस्तु के साथ जोड़कर जब दिखाया जाता है, समझाया जाता है, तो बच्चे के लिए क्या होता है? वहाँ पर अनुबंधन का सिद्धांत प्रयोग होता है। जैसे दूध शब्द बोलने पर क्या दूध दिखाया जाए, जैसे खाना बोला, बच्चे को खाना दिया, खाना, और खाना दिखाया, तो ये क्या हो गया? जब उसे दिखाया जा रहा है, जो वस्तु दिखाई जा रही है और उसके ओर इशारा करके कहा जा रहा है कि ये खाना है, तो बच्चा समझ जाएगा कि खाना कोई चीज़ होती है खाने की। तो ये हो गया अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, तो ये होता है अनुबंधन का सिद्धांत। आगे बात करेंगे। दूसरा है हमारा अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन मतलब अनुकरण। ठीक, तो अनुकरण का सिद्धांत क्या कहता है? इसमें बच्चा अनुकरण करके सीखता है। तो बालक अपने परिवार या समाज में बोली जाने वाली भाषा का अनुकरण कैसे करते हैं? जैसे बड़े बोलते हैं और बच्चा पीछे पीछे दोहराता है, सीखता है, बोलता है, उच्चारित करता है। तो जैसे बच्चा उच्चारण करता है अपने बड़ों के द्वारा सुने गए शब्दों को, तो वही होता है अनुकरण। तो क्या है? बालक अपने परिवार या समाज में बोली जाने वाली भाषा का अनुकरण करके भाषा अर्जित करता है। इसलिए यदि परिवार या समाज में त्रुटिपूर्ण यानी अशुद्ध शब्द, त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग होता है, तो बच्चा भी त्रुटिपूर्ण भाषा ही सीखता है। इसीलिए तो कहते हैं बच्चे को सभ्य समाज देना चाहिए। अगर बच्चा सभ्य समाज में, समृद्ध परिवार में जो भाषा से या शिक्षित हो, तो समृद्ध परिवार मिलेगा, तो बच्चे का जो मानसिक है, बौद्धिक विकास है, भाषाई विकास है, हर विकास उसका बहुत अच्छे से होगा। लेकिन अगर बच्चे को असभ्य समाज मिल गया, असभ्य परिवार में उसका जन्म हुआ है, तो जैसे वहाँ उसके बड़े जो शब्दों को प्रयोग करते हैं, अशुद्ध शब्दों का या त्रुटिपूर्ण शब्दों का या फिर गलत शब्दों का, जैसे माहौल कहते ना, क्या कह सकते हैं, जो असभ्य शब्द, जो असभ्य माहौल होता है उसमें क्या होता है? जो त्रुटिपूर्ण शब्द बोलते हैं या फिर अभद्र शब्द बोलते हैं, तो बच्चा भी वैसे ही सीखता है। उसे क्या पता हम सही सीख रहे हैं या गलत सीख रहे हैं, वो तो अपने बड़ों से सीखेगा। तो अनुकरण का सिद्धांत क्या कहता है? अनुकरण होता है जब, जैसे क्लास में अनुकरण होता है, टीचर आगे आगे बोलते हैं और बच्चे उनके पीछे पीछे दोहराते हैं, तो ऐसे ही परिवार में बच्चा जब अपने बड़ों के द्वारा सुनता है तो उसको ही बोलता है। अगर वो सही सुन रहा है तो सही उच्चारण सीखेगा, अगर वो गलत सुन रहा है तो गलत उच्चारण करेगा और उसकी भाषा का विकास त्रुटिपूर्ण होगा। तो ये होता है
अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। आगे बात करेंगे। अगला है अभ्यास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज। तो अभ्यास का सिद्धांत क्या कहता है? थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने दिया था अभ्यास का सिद्धांत। तो ये क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक ने कहा है भाषा का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। यानी हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, कहते हैं ना प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी चीज़ क्यों नहीं आएगी, आ जाएगी। अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो अभ्यास का सिद्धांत भी यही कहता है कि भाषा सीखने में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है भाषा का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। भाषा बिना अभ्यास के ना तो सीखी जा सकती है और ना ही भाषा में यानी उसकी कुशलता को बरकरार रखा जा सकता है। ठीक, तो ये होता है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत कहता है कि भाषा को अभ्यास के द्वारा अच्छे से सीखा जा सकता है। अभ्यास करेंगे तो भाषा सीखेंगे, अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो ना तो भाषा सीख सकते और ना ही भाषा में कुशलता आ सकती है। ठीक, तो ये होता है अभ्यास का सिद्धांत। तो ये हमने कुछ सिद्धांत जाने। सिद्धांत और भी हैं, जैसे यहाँ लिखा है इनके अलावा भी भाषा के कई अन्य सिद्धांत हैं, छोटे छोटे अन्य सिद्धांत हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं वो यही हैं और यहीं से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। ठीक, तो अब आगे बात करेंगे। ऐसे ही बात करें अगर भाषा सीखने के साधन की, तो भाषा सीखने के कुछ साधन हैं। किस किस माध्यम से हम भाषा सीख सकते हैं? तो हम अनुकरण करके भाषा सीख सकते हैं, खेल खेल में भाषा सीख सकते हैं, कहानी सुनना सुनाना, इसके माध्यम से भी कुछ ऐसे शब्द आते हैं जैसे शब्द से वाक्य बनाते हैं और शब्दों को वाक्यों में पिरोते हैं तो अपनी बात को कह पाते हैं। या कहानी के माध्यम से बच्चों को भाषा का विकास करते हैं बच्चे में कहानी के माध्यम से। तो कहानी के माध्यम से क्या है, भाषा सीख सकते हैं। वार्तालाप करके सीख सकते हैं, जैसे बच्चे से वार्तालाप करते हैं, बताओ आपका क्या नाम है, आपने आज क्या खाया, तो बच्चा बताने की कोशिश करेगा आज मैंने ये खाया। स्कूल में जाएगा आज आपने कौन सा काम किया, हमने आज ये किया, ये किसने कराया, ये उसने कराया, ये आपने क्यों नहीं किया। तो इस तरह से हम बच्चे से बात करेंगे तो बच्चा हमारे हम पूछेंगे तो बच्चा वार्तालाप करेगा हमारे साथ और हमारे प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करेगा। तो ये वार्तालाप करने से भाषा विकसित होती है। या बातचीत की बात करें तो बातचीत करेंगे बच्चे से या वार्तालाप करेंगे तो भाषा का विकास होता है। ऐसे ही प्रश्नोत्तर, तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी विकास होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, बच्चे से कुछ पूछो तो बच्चा जवाब देने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से भाषा का विकास होता है। तो ये सब क्या है, भाषा सीखने के साधन हैं। ये अनुकरण द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, कहानी के माध्यम से सीखना, वार्तालाप, प्रश्नोत्तर। ठीक, तो अब आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो बात करें पहले बिंदु की, भाषा सीखने के लिए ऐसी गतिविधियां, एक्टिविटी करानी चाहिए जिससे बच्चे को भाषा प्रयोग के एवं अभिव्यक्ति मतलब कुछ कहने के, सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिल सकें। अवसर की बात हो तो समझ लो हमारा तथ्य पॉजिटिव है, यानी अवसर क्या है, पॉजिटिव बिंदु होता है। हम कीवर्ड कराएंगे तब आपको बताएंगे कौन से नेगेटिव वर्ड होते हैं, कौन से पॉजिटिव वर्ड होते हैं। तो अवसर की बात हो, बच्चे को अधिक से अधिक अवसर देने की बात हो तो हमारा कथन सत्य होता है। दूसरे बिंदु की बात करेंगे, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। तो ये भाषा से संबंधित है। ये व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है, जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है इनका, जो व्यवहारवादियों ने दिया, तो वो अनुकरण पर बल देता है। ठीक, भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर देना। भाषा प्रयोग के अवसर देना, यानी अधिक अवसर मिलें बच्चे को भाषा प्रयोग के, तो बच्चे की भाषा में इम्प्रूव होगा, सुधार होगा। अगर सामने से बच्चा कुछ
शब्द अशुद्ध भी बोल रहा होगा तो उसको शुद्ध बताए जाएंगे कि बेटा ये ऐसे नहीं, इसे इस शब्द को ऐसे बोलते हैं, तो बच्चा सीख पाएगा, अपनी भाषा में सुधार कर पाएगा। तो आगे बात करेंगे। अगला बिंदु है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अन्य विषयों की कक्षा में भी चलती रहती है, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए संप्रेषण की यानी कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो जब जहाँ पर भाषा किसी भी विषय को पढ़ेंगे वहाँ पर वार्तालाप होगा, चर्चा होगी, कम्युनिकेशन संप्रेषण चलेगा वहाँ पर, तो क्या है भाषा में इम्प्रूव होगा, तो वहाँ भी भाषा विकसित होती है, यानी भाषा का शिक्षण होता है। तो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में अन्य विषयों की कक्षा में भी भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अन्य विषयों की कक्षा में भी चलती रहती है, क्योंकि भाषा सीखने की एक शर्त ये भी है कि संप्रेषण होना चाहिए, और हर विषय की क्लास में संप्रेषण होता है। ऐसे ही अगला है भाषा शिक्षण में कविता, कहानियों आदि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ताकि बच्चा भाषा सीखने में रुचि ले सके। बच्चों को कहते हैं ना, बच्चों को कहानी सुनाएंगे तो बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ में बैठ जाते हैं और कहानी सुनने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे कविता की बात करें तो बच्चे बड़ी जल्दी से कविता याद कर लेते हैं और सुनाने लगते हैं, तो बच्चे कविता और कहानी में इंटरेस्ट लेते हैं। तो भाषा शिक्षण में कविता और कहानी का प्रयोग इसलिए ज़रूरी हो जाता है जिससे बच्चा भाषा सीखने में रुचि ले सके। बच्चों में रुचि पैदा करनी है, कुछ सिखाना है तो इसीलिए कहानी और कविता बच्चों के लिए अच्छी होती हैं, यानी उसकी भाषा सिखाने में सहायक होती हैं। अगला बिंदु है कहानी, कविता, नाटकों का प्रयोग जब कक्षा में होता है तो निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब किस किस की पूर्ति करता है, तो ये क्या करता है, बच्चों को इसमें आनंद आता है। बच्चे को कहानी सुनाओ, किसी नाटक के बारे में बताओ, कोई कविता सुनाओ, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे रुचि लेते हैं और इनको आनंद आता है। ठीक, दूसरा है बच्चे विषय में रुचि लेते हैं, तो जब कहानी का या कविता का या फिर नाटक का प्रयोग करेंगे तो बच्चे विषय में रुचि लेंगे, यानी इंटरेस्ट पैदा होगा उनमें। बच्चे अपनी संस्कृति से परिचित होते हैं, तो जब बच्चों का सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, उसमें क्या होता है, बच्चों के जो कविता, कहानी या नाटक जो भी उसमें पाठ्यक्रम होता है संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। तो बच्चों को कहानी, कविता, नाटकों इनके माध्यम से बच्चों को क्या है, अपनी संस्कृति से परिचित कराया जाता है और बच्चों के पठन पाठन को रुचिकर बनाया जाता है। ठीक, और इनके माध्यम से, किनके माध्यम से, कहानी, कविता, नाटक इत्यादि के माध्यम से बच्चे में शब्द भंडार, कल्पना शक्ति, चिंतन, सृजन आदि कौशलों का विकास होता है। तो इस तरह से भाषा बच्चों को सिखाई जा सकती है। तो आज की क्लास आई होप आपकी समझ में आई होगी। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।